ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। सेकंड ईयर AHDP गायनेकोलॉजी में लास्ट चैप्टर 28 नंबर क्रायोकैन का रख रखाव। अभी क्रायोकैन आप समझ गए हो किसको कहते हैं, हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया। इसका रख रखाव, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्रायोकैन्स। क्रायोकैन जितना बाहर से मजबूत दिखता है, आंतरिक रूप से यह बहुत ही नाजुक है। ये हमने पढ़ लिया, क्योंकि ये जो अंदर वाला इसका बॉक्स है, 2 लेयर बताई थी, अंदर वाली लेयर है वो सिर्फ नेक पे ही जुड़ी है, बाकी सारा फ्री है, वो खोखला है साइडों में, इसलिए ये नाजुक है। यह एक बार ख़राब हो जाने पर इसकी मरम्मत भी असंभव या आसान नहीं है। विभाग में खराब क्रायोकैन का अंबार लगा हुआ आता है। सीमन की क्वालिटी क्रायोकैन के रख रखाव पर भी निर्भर करती है। क्रायोकैन को हैंडल करते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये AI करना है, यही आपका काम रहेगा विशेष फील्ड के अंदर। और अगर आपका भंडारण वाली जगह पे अगर ड्यूटी लग गई ADLSD में, तो फिर तो यही काम आपको करना है। LN2 जार पर ध्यान रखें कि सीधी सूर्य की रोशनी उस पर किसी खिड़की आदि के द्वारा भी नहीं पड़े, और न ही आप उसे धूप में रखें, इम्पोर्टेंट है। जिस कमरे में आप LN2 जार रखते हैं वह पूर्ण रूप से हवादार होना चाहिए, क्योंकि LN2 गैस जार से ढीले ढक्कन से वाष्प के रूप में नियमित रूप से इवेपोरेट होती रहती है। क्रायोकैन को सीधा कठोर फर्श पर नहीं रखें। LN2 जार के नीचे रबर, जूट, टाट, नमदा आदि रखें ताकि उसका पेंदा घिसे नहीं तथा नेक ट्यूब भी सुरक्षित रहे। LN2 जार को जब भी उठाएं, दोनों हाथों से उठाएं। नीचे रखें तो धीरे से रखें, झटका देकर नहीं उठाएं रखें, अर्थात गिराएं नहीं, अन्यथा उसके अंदर उनकी गर्दन के सारे लटकर आंतरिक जार को नुकसान पहुंच सकता है। LN2 जार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घसीट कर अथवा लुढ़का कर नहीं ले जाएं, अन्यथा LN2 जार पर खरोंच व मोच आ सकती है। उपयुक्त ट्राली का उपयोग करें। LN2 जारों को भंडारण के समय एक दूसरे के ऊपर नहीं रखें। इससे जार में LN2 गैस का वाष्पीकरण बाधित हो सकता है और LN2 के अधिक दबाव से LN2 जार फट सकता है अथवा उसकी गर्दन, नेक टूट सकती है, जिससे उसकी वैक्यूम प्रणाली खराब हो जाएगी। LN2 जार को कभी भी वेल्डिंग नहीं कराएं, अन्यथा उसकी बाहरी परत छेद हो जाएंगी तथा वैक्यूम सिस्टम खराब हो जाएगा। हमेशा LN2 जार को LN2 जार के उपयुक्त ढक्कन से ही ढककर रखें ताकि LN2 का अधिक वाष्पीकरण से होने वाली हानि से बचाया जा सके। LN2 जार को कभी लुढ़कने नहीं दें, हमेशा सीधा रखें। हमेशा LN2 जार का निर्धारित ढक्कन ही लगावें, दूसरे जार का ढक्कन नहीं फंसावें। यह LN2 के वाष्पीकरण व गर्दन की ट्यूब को नुकसान पहुंचा सकता है। कभी पॉलीथीन आदि से नहीं बांधें। LN2 जार के पेंदे पर बीच में 2 रबर रिंग व पैड पर सुरक्षित रखें ताकि पेंदा व आपस में LN2 जार रगड़ नहीं खाएं। ये रिंग है लगी हुई रबड़ की, देख लेना आप ये साइडों में, ताकि 2 जार आपस में जो है वो होते ही नहीं है, साथ लग आएंगे ही नहीं। अगर ये नहीं लगी होगी रिंग, रबड़ पैड जो है वो जो सुरक्षित है, तो ये आपस में घर्षण होगा इनका और ये बाहरी सतह इसकी खराब हो जाएगी। बिल्कुल सूखे LN2 जार अथवा प्रथम बार चार्ज कर रहे LN2 जार में हमेशा LN2 धीरे धीरे डालें, अन्यथा उछलकर आपकी आंखों में गिर सकती है अथवा आपके हाथों को, शरीर के अन्य अंगों को जला सकती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा उसमें LN2 डालें और फिर उसका एक बार ढक्कन लगा दें, छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, फिर आप धीरे से फिर उसमें थोड़ी सी गैस को डालें, फिर एक बार ढक्कन लगा दें और फिर छोड़ दें। अब आपको पता चल जाएगा, जब आप पहली बार उसमें LN2 डाली तो हल्का उछाल आ रहा था,
जब दूसरी बार जार में LN2 डालोगे तो उछाल नहीं आएगा, क्योंकि वो काफ़ी देर तक उसके अंदर LN2 रह गई है, तो वो चार्ज हो गया। ऊपर तो वाष्प आ गई उसकी, उसमें सारे वाष्प जो है वो घूम गई हुई इवेपोरेशन से, और नीचे पैंदे के अंदर वो थोड़ी बहुत है जो वो रुकी है, तो इसलिए अब वो चार्ज हो गया। अब आप उसमें गैस डालोगे तो वो उछलेगी नहीं। कभी भी LN2 को ऊपर तक नहीं भरें, इससे LN2 जार की नेक ट्यूब को नुकसान हो सकता है। LN2 ढक्कन लगाते समय बाहर व्यर्थ रूप में निकलती है, जिसमें आर्थिक नुकसान है। क्रायोकैन अथवा LN2 जार में सीवन के अलावा अन्य वस्तु भंडारित नहीं करें। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सीमन स्ट्रा जो है वो उसमें गोबलेट 3 ही है, कैनेस्टर 3 ही है, तो उन्होंने देखा कि 3 वाली साइड तो खाली है, तो उन्होंने देखा कि कुछ सामान ही ठंडा कर लें। तो उस कैनेस्टर के अंदर आपने आम खाना है तो उसको आम को रख के उसके अंदर डुबो रख रखा है। कईयों ने पानी कोई बर्फ़ बना करके कहते हैं कि इसको यूज़ में कर रहे हैं। तो इस तरह के आवश्यक बेहिसाबा काम जो है आप जो है किसी भी तरह से वहाँ नहीं करें। लोग आपको कहेंगे यार ये ठंडा है, इसमें कुछ ठंडा करने के लिए तालमेल बिठा लेते हैं, तो ऐसे काम नहीं करें। इसीलिए ये कहा कि इसके अलावा सीमन के अलावा अन्य वस्तु कोई भी भंडारित नहीं करें। LN2 जार में भरी तरल नाइट्रोजन का लेवल समय समय पर चेक करें। जैसे पतली लकड़ी से बनी स्केल से ही करें, लेकिन बार बार नहीं करें, अन्यथा LN2 का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। और कई बार हमारे पास स्टेनलेस स्टील की बनी हुई भी ये जो हमारे पास नापने का स्केल है वो कई बार वहाँ पड़ा रहता है, उससे भी नाप लेते हैं। लेकिन लकड़ी वाला एक पतली सी डंडी है, उस पर आप फुटे से मार्क लगा लो इंच के, तो अब आप जैसे ही उसके अंदर डुबोगे वो छड़ी बाहर ही रहेगी, हाथ भी आपका बाहर रहेगा, लेकिन वो अंदर चलेगी। कहाँ तक डूबी उस पर निशान लग जाएगा वाइट। बाहर निकाल के चेक कर लो कितने इंच इसके अंदर जो है वो गैस है। LN2 जार को वर्ष में एक बार अवश्य साफ करें। LN2 जार को वैक्यूम नोब से छेड़छाड़ नहीं करें। वैक्यूम नोब जो साइड में जो है लगी हुई है, जिसके अंदर हमने वैक्यूम किया, उसको एयर निकाली और उसको सील किया, वो जो है वैक्यूम सील है। तो ये हमने आज जार के रखरखाव के बारे में जो कुछ सावधानियाँ आपको जो है वो बताई। ये आज हमारा लास्ट जो है वो चैप्टर था। कुछ पिछले चैप्टर की जो बातें आपसे शेयर करनी थी वो अभी और इसमें पिछले चैप्टर के अंदर हिम करत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान वाले चैप्टर में दी डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डिप्लॉयड डबल कैटल के अंदर ये नंबरिंग है। अब नंबर बढ़ने से कोई तुक तो है नहीं, आपने भी इसको देख ही लेना है, यहाँ कोई समझाने वाली बात है नहीं। बुफेलो, स्वैम्प बुफेलो, ये वाटर बुफेलो और स्वैम्प्स बुफेलो, हॉर्स, डंकी, शीप, गॉड, डॉग, कैट, कैमल, फाउल और पिग, ये शैम्प्स बुफेलो और वाटर बुफेलो। अब ये दो तरह की बुफेलो है, इसको क्लियर करेंगे। स्वैम्प्स बुफेलो और वाटर बुफेलो। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन डोमेस्टिक एनिमल्स, जवानी की उम्र पढ़ रखी है हमने पीछे, तो इसमें भी काऊ है, एक्जोटिक है, मेरी सब पढ़ रखी हैं, ये कहीं आपको आवश्यकता नहीं बताने की। लेंथ ऑफ ईस्टर साइकिल, हीट का पीरियड कितना रहेगा, कितने समय तक रहेगा। साइकिल, लेंथ ऑफ ईस्टर साइकिल, कितने दिनों बाद हीट में आएगा जानवर। साइकिल, जैसे गाय 21 दिनों बाद हमने पढ़ा हीट में आती है, तो ये ईस्टर साइकिल की लेंथ हो गई। बुफेलो, मेरी, डॉ सब में पढ़ी हुई है हमने, कहीं इसकी आवश्यकता नहीं। कोई नई चीज़ आएगी तो मैं खुद ही इसको पिकअप करूँगा, बताने के लिए देखेंगे अगर मुझे ध्यान में आएगा। द रिलेटिव लेंथ ऑफ वेरियस पीरियड्स ऑफ ईस्टर साइकिल इन डोमेस्टिक एनिमल्स, तो ये रिलेटेड है। जब इसमें ईस्टर साइकिल में प्रो ईस्टर्स कितना समय, ईस्टर्स कितना, मेट और डाई ईस्टर्स, ये भी देख लिया, ये भी पढ़ा है आपने पिछले उसमें चैप्टर में, हमने इनको भी देख लिया। टाइम ऑफ ओवुलेशन फॉर वेरिसन, वेरी गुड।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका हमें पता बड़ा ज़रूरी है एआई के लिए। तो ये हमने वैसे तो पढ़ रखे हैं, पीछे दे रखे हैं वो, लेकिन काऊ में 12 से 14 आवर्स आफ्टर द एंड ऑफ ईस्टर हीट के ख़त्म होने के 12 घंटे बाद ओवुलेशन होता है, एंड ऑफ ईस्टर। तो ये आप देखिए, ये अपने आप में ही बताता है कि आपने एआई कब करनी है। बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है। सीमन में जो स्पर्म जो है कितनी देर में यूट्रस से एम्पुला में पहुंचते हैं, ये भी हमने पढ़ा। कितने मिनट में, लगभग 15 से 20 मिनट। हमने ये भी पढ़ा ओवा जो है वो कितने समय हीट के ख़त्म होने के बाद में रिलीज़ होता है, और फिर वो कितने समय के बाद में जो है वो एम्पुला में आता है। ये जो सारी डिटेल है हमारे पास है, तो हम एआई के बहुत अच्छे एआई वर्कर हो सकते हैं। बहुत अच्छा एआई का रिजल्ट हम ले सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। घोड़ी में पता हो कि 1 से 2 दिन बिफोर द एंड ऑफ ईस्टर ओवुलेशन होगा, तो इसीलिए घोड़ी को 2 बार एआई करते हैं या 2 बार क्रॉस कराते हैं, एक मिड में और एक लास्ट में। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये हमें पता होगा। तो ये इसका यही मतलब है, टाइम ऑफ ओवुलेशन अगर हमें पास ज्ञात है तो ये हमें पढ़ रखा है पिछले उस अध्याय में। ऑप्टिमम टाइम फॉर सर्विस, कब हम जो है वो उसको सर्विस जो है वो ऑप्टिमम टाइम कौन सा, हाई, ऑप्टिमम, मैक्सिमम। काऊ के अंदर जस्ट बिफोर द मिडल ऑफ ईस्टर टू द एंड ऑफ ईस्टर। कब करना है एआई? मिडल ईस्टर से एंड ऑफ ईस्टर के बीच में आपको एआई करनी है। ये इसका मतलब है। इसीलिए जब गाय बोलती है तो हम एआई करने से पहले पूछते हैं गा कद बोली। तो अगर वो कहता है अभी बोली है तो हम उसको एआई नहीं करते। अगर वो सुबह कहता है बोली है तो ये हम शाम को टीका क्यों लगाते हैं? ये हो गया मिड ऑफ द ईस्टर, और जब सुबह लगा देते हैं तो एंड ऑफ द ईस्टर। तो ये 2 बार एआई कर देते हैं तो बेस्ट रिजल्ट इसके आते हैं। तो ये जस्ट बिफोर द मिडल ऑफ ईस्टर एंड एंड ऑफ द ईस्टर, ये है। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि कब एआई करनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन गायनिकोलॉजी। ईव मेयर में 2nd 3rd डे ऑफ ईस्टर, क्योंकि 7 दिन रहती है, 8 दिन रहती है इसमें, तो आप 3रे दिन कर दो, और उधर फिर क्या करो 6वें दिन कर दो, 5वें या 6वें दिन कर दो। 2 बारी क्रॉस कराते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। ई में 18 से 24 आवर आफ्टर दी ऑनसेट ऑफ ईस्टर। डॉय, सौ, बिच, ये सारे हमने पीछे जो है वो पढ़ रखे हैं। तो ये समय बता रहे हैं कि आपको कौन सा टाइम है जो मैच करता है जब आप एआई करेंगे या नेचुरल सर्विस करवाएंगे। ये फिर आ गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओवा इन द ओविडक्ट एंड जोना हैचिंग इन डिफरेंस एनिमल। ओवा कितने समय में ट्रैवल करके ओविडक्ट में आ जाता है? तो ये देखिए है ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अभी ये हमें पता होना चाहिए कि इतने समय बाद तो वो रिलीज हुआ और इतने समय में वहाँ पहुँचेगा, तभी हम यही करेंगे। तो स्पर्म जो है वहाँ पहुँचेंगे। ये हम देखिए काऊ के अंदर 90 आवर्स, अबाउट 3 to 5 days टाइम ऑफ ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन जोना हैचिंग 9 से 11वें दिन। 9 आफ्टर ओवुलेशन 9 से 11वें दिन जोना हैचिंग। ये भी हमें एक बार इसको बीच बीच में हम लेंगे, समझाएंगे। What is this जोना हैचिंग? जोना हैचिंग 9 से 11 हैचिंग। सातवें दिन तो ये इम्प्लांट होता है, 7 से 8वें दिन तो इम्प्लांट होता है, 9 से 11वें दिन हैच कर जाता है। लेट वी सी, कोई बात नहीं, निशान लगा दिया, इसको अपने दोनों को देखना पड़ेगा।
ये तो एक तो मुर्रा का इधर आ गया था वाटर, और ये कौन सी है वाटर बुफेलो, और जेस्टेशन पीरियड इन डिफरेंट एनिमल्स, ये भी हमने देख लिया कि कितने समय बाद जब प्रेग्नेंट होगी तो कितने महीने बाद, ये 9, 9, 10, 10 ये सब पढ़ लिया हमने पिछले। स्टेजेज ऑफ जेस्टेशन इन डोमेस्टिक एनिमल, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ ओवम 13 से 45 दिन, पीरियड ऑफ फीटस 46 से डे अप टू काविंग। यस, इसमें ये कहने का ये मतलब है जेस्टेशन के अंदर ओवा जो है वो फ्रॉम फर्टिलाइजेशन से 10 से 12 दिन, और एम्ब्रियो रहता है 13 दिन से, एम्ब्रियो बन गया ये तो 13 से 45 दिन, और फिर ये फीटस में चेंज हो जाता है अप टू काविंग। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेज ऑफ पार्चुरेशन, यस ये भी हमने पीछे दे रखे हैं। गाय में 2 से 6 घंटे में डायलेट होती है। एक्सपल्शन ऑफ फीटस 1 से 1 है। एक्सपल्शन ऑफ ये मेम्ब्रेन जो है कौन सी, विटल मेम्ब्रेन यानी कि जेर 6 से 12 घंटे में, ये देख रखे हैं हमने, पीछे पड़े हुए हैं सारे। रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, नेचर ऑफ हीट साइकिल, रिकरेंस, स्पीसीज, प्यूबर्टी, ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस, टाइम ऑफ ओवुलेशन, पीरियड ऑफ मैक्सिमम फर्टिलिटी और जेस्टेशन पीरियड, स्पर्म्स, सर्वाइवल इन यूट्रस, कितने समय तक, ये देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ इंसेमिनेशन। देखिए ये पूरी की पूरी सूचना एक ही टेबल में बड़ी अच्छी तरह से दे दी है। गाय के अंदर 1 से 2 साल, 1 से 2.5 साल में प्यूबर्टी एज आ जाती है। अब ये कौन सी, जो एक्जोटिक ब्रीड है, और देसी में 2.5 में आती है। तो नेचर ऑफ हीट साइकिल रिकरेंस 18 से 24 घंटे, और रिकरेंस है 21 दिन के बाद में। 8 से 24 घंटे रहती है हीट, और 21 दिनों के बाद में हीट में रिकरेंस आता है। ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस, ये पॉलीस्ट्रेस है, एवरेज पॉलीस्ट्रेस है, एवरेज 18 से 19 घंटे आता है। टाइम ऑफ ओवुलेशन, ये 14 घंटे आफ्टर द एंड ऑफ स्ट्रेस। टाइम ऑफ ओवुलेशन 14 आवर्स आफ्टर द एंड ऑफ स्ट्रेस। पीरियड ऑफ मैक्सिमम फर्टिलिटी, लास्ट 8 आवर्स ऑफ स्ट्रेस, लास्ट 8 आवर्स ऑफ हीट के अंदर जब अगर आप यही करते हो तो बेस्ट रिजल्ट जो आते हैं। जेस्टेशन पीरियड 262 डे। स्पर्म जो है अगर आपने इंसेमिनेट कर दिया तो कितने समय तक वहाँ जिंदा रहेगा, 2 दिन, यानी कि 48 घंटे वहाँ वो जिंदा रहेगा। तो अब इसको मैच करना होता है। स्टैंडिंग स्ट्रेस 8 to 9 आवर आफ्टर ऑनसेट, तो 9 घंटे बाद में जो है वो मिड आ गई ना, तो मिड में जो है वो लगाते हैं टाइम ऑफ इंसेमिनेशन। हीट में आने के 8 से 9 घंटे बाद लगाएं, लेकिन हम 12 घंटे बाद ही लगाते थे, तो 12 घंटे बाद इज दी प्रॉपर टाइम। तो इसी तरह से ये सारा जो है इन्होंने चक्कर सारे जानवरों में दिया हुआ है। इसके बाद में रिक्वायरमेंट फॉर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इन डिफरेंट स्पीसीज, टाइम रिक्वायर्ड फॉर इन्वोल्यूशन। अच्छा, ये तो यूट्रस का इन्वोल्यूशन कितने दिनों में होता है, इन्वोल्यूशन दोबारा जो है वो नॉर्मल स्थिति में कितने समय में आता है, तो ये हमने पीछे पढ़ा रखा है। कॉमन कॉज ऑफ अवर्शन, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं, ब्रूसेलोसिस, विब्रियोसिस, ट्राइकोमोनिसिस, ये लिस्टीरिया, साल्मोनेला, ये सब फंगल, ये सब आपको हमने पीछे कंप्लीट करवा दिए हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैमीट्स विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डोमेस्टिक एनिमल्स, गैमीट्स, कैपेसिटेशन टाइम आवर्स, काऊ में 4 घंटे कैपेसिटेशन, स्पर्म का पावर बनना, पावर में आना, पूरी फुल पावर जो है में आना जो है काऊ में स्पर्म जो है वो 4 घंटे लेता है। रिटेंशन ऑफ स्पर्म फर्टिलिटी 30 से 48 घंटे जो है वो फर्टाइल रहता है, और रिटेंशन ऑफ ओवम फर्टिलिटी 8 से 12 घंटे। तो ये इसके अंदर काऊ मेयर और ये सारा दिया हुआ है। ये कुछ हमने इनकी जो है टॉप लिखे हुए जो हैं यही आपको समझाने थे, बाकी तो आपने इनमें से पढ़ लेना है। ये 1-2 चीज़ें जो मेरे भी नहीं, ये जोना हैचिंग तो अलग
वर्ड आ गया, हैचिंग वर्ड ही अलग है, इसमें इसको देख के आपके साथ जो है बताएंगे। तो आज अब ये हमारा गायनोकोलॉजी का 1-2 शब्दों को छोड़ करके हमने आज जो है ये सेकंड सेमेस्टर का पूरा जो है कोर्स आज फिनिश कर दिया। थैंक यू।